हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का सबसे पहले तो आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है, जो लोग सभी 2024 में या 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ के साथ एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, उन सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हम लोगों ने क्लास कला संस्कृति की शुरू की है, उसका लाभ आप लोग जरूर उठा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे कठपुतली कला के बारे में। एक कला संस्कृति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जरूर है पढ़ने के दृष्टिकोण से, लेकिन कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छी विधा है, बहुत अच्छा कल्चर है भारतीय संस्कृति में, जो कि भारत के अलावा एशिया के अन्य छोटे छोटे जो देश हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, श्रीलंका है, इस तरह के देशों में भी ये कला पाई जाती है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है ना? तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे कठपुतली कला के जो रूप हैं, कठपुतली कला का एक परिचय, कठपुतली कला क्या होती है उसके बारे में, और दूसरा कठपुतली कला के कितने रूप या कौन कौन से प्रकार हैं। क्या भारत में कठपुतली को कठपुतली ही कहा जाता है? क्या पूरे भारत में एक जैसी परंपरा प्रचलित है? बात समझिएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वो है विविधता में एकता। यानी कि हमारा देश एक है, हमारी संस्कृति एक है, लेकिन उसके अंतर्गत अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान, अलग अलग राज्य, उनकी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, विचार और आपके तीज त्योहार सब बहुत कुछ अलग अलग हैं। उसी दृष्टिकोण से आपकी कठपुतली कला भी, ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग रूप भी प्रचलित है, जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो एक कठपुतली कला का परिचय, यानी कि कठपुतली कला होती क्या है, उसके बारे में आपको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये आप सामने देख सकते हैं कि ये कठपुतली है, कठपुतली कला है, यानी कि एक प्रकार का, एक देखा जाए तो एक कहा जाए कि आर्टिफिशियल तरीके से एक मूर्तियां बनाई जाती है, जिनको धागों से एक कलाकार नचाने की कोशिश करता है और उसके माध्यम से एक कहानी कहने की कोशिश करता है। उस परंपरा को हम लोग कठपुतली कहते हैं। ठीक है ना? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता, महत्वपूर्ण सूचना आप लोग ध्यान रखिएगा, एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फेस्टिवल सेल आज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल 2024 तक ये आपकी सेल मौजूद है, यानी कि आपके नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। इंडियन फेस्टिवल, आपका जो 9 दिन का फेस्टिवल वो शुरू हो चुका है। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो हिंदी का 5वां बैच जो अप्रैल का है, अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, 2025 और 2026 को टारगेट करते हुए शुरू किया जा रहा है। और ये डेट ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। आप में से जो भी छात्र मेरे साथ या हमारे स्टडी IQ के टीम के साथ, जिन्होंने एक विशेष रणनीति को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि सफल हों, तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसके लिए आपको पे करना होगा 23,500 रुपये फीस। यानी कि अभी तक जो आप लोगों की फीस लग रही थी, उसको पिछली क्लास में आपने देखा होगा 29,999, उसको डिस्काउंट करके 23,500 फीस पर हम लोगों ने आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट दोस्तों तभी मिलेगा जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप तैयारी भी करें, सफलता अर्जित करें, तो आप निश्चित ही भरोसे के साथ इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्काउंट के साथ साथ मेरा जो गाइडेंस है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बेनिफिट का लाभ लीजिए और 23,500 रुपये फीस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 15 अप्रैल तक ये वैलिडिटी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में आपको बुक्स मिल जाए,
तो आप बुक्स के साथ भी 28,500 रुपए में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें आपको 18 किताबों का पूरा सेट भी मिल जाएगा। 18 बुक्स का सेट इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए आपको पे करना होगा 28,500, मात्र 5,000 रुपए और ऐड करके आपको कंप्लीट, आपको सारी की सारी किताब और सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा। 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके इस बैच को जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि समय निकल रहा है। समझ लीजिए कि जो 2025 का टॉपर है या 2026 का टॉपर है वो आपकी तरह वेट नहीं करेगा, बल्कि वो लग चुका है, बस आप लोग वेट कर रहे हैं, वो लग चुका है। ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो आपको स्ट्रेटजी बनाई हुई है, हम उसी स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपका सिलेबस हम केवल कवर नहीं करा रहे कि आपका सिलेबस करा करके आपको फ्री कर रहे हैं, नहीं, आपके एग्जाम के लास्ट स्टेज तक आपका साथ दे रहे हैं। यानी सिलेबस कवर तो आपका इसी फाउंडेशन फेज में हो जाएगा, प्री कम मेंस का पूरा। उसके बाद हम प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग सेशन कंडक्ट करेंगे, और जिसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं है। इसमें सोचिए क्लास प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी कि फाउंडेशन फेज में तो आपका सब कुछ है ही, मटेरियल से लेकर के, आपके बुक्स से लेकर के, आपके मेंटरशिप से लेकर के, आपके क्लास से लेकर के, सीसेट की क्लास से लेकर, टेस्ट सीरीज से लेकर के, वीकेंड क्लास टेस्ट से लेकर के, सब कुछ इंक्लूड है। ये इसके अलावा है, जो कि कई अन्य जगह पर आपको इसके लिए अलग से बहुत अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ता है। 40-50 हजार, 60-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए तक आपको इस क्लास के लिए अलग से पे करने पड़ते हैं। और यहां पर मात्र आपको 23,500 रुपए में सब कुछ इंक्लूड है। 2.5 महीने का, 2.5 साल का, 2 साल का कोर्स है आपका। देखेंगे तो 2024 से लेकर के आपके 2026 तक पूरा कंप्लीट कोर्स है, 2 साल पूरा। अब आप खुद सोचिएगा, इतना सारा कोर्स आपको 23,500 रुपए में मिल रहा है, यानी 1,000 रुपये पर मंथ से भी कम में। तो इससे बेहतर ऑफर आप लोगों को नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा, अन्यथा आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और जो आपको बेनिफिट मिल रहा था वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि समस्या क्रिएट कर दे, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, तो इससे मुझसे जुड़े रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब लोग बात करते हैं सबसे पहले आपके कठपुतली के बारे में, एक परिचय लेने की कोशिश करते हैं। कठपुतली भारतीय परंपरा में एक मनोरंजन की शैली है। ये किसकी शैली है? मनोरंजन की, जिसमें हम सब, आप लोग पहले बचपन में अगर देखा हो, आज के युवा पीढ़ी तो मैं नहीं जानता क्या कह सकते हैं, लेकिन पुराने समय में हम सब लोग जब मेलों में जाते थे तो एक कलाकार जो है बैठ करके विभिन्न कठपुतलियों को उंगलियों को धागों से बांध करके उनको नचाता था, कहानी कहता था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो ये एक मनोरंजन की शैली है जिसमें कई सारी कठपुतलियां होती हैं और एक कलाकार इसको नियंत्रित करता है। कलाकार इनको क्या करता है? नियंत्रित करता है उंगलियों के माध्यम से, ठीक है ना। उसमें वो एक कहानी कहता है एनिमेशन के द्वारा, तमाम सारी चीजों के द्वारा, यानी कि इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी चलती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा इसमें एक कोई भी कहानी होती है, कोई गीत होता है, ठीक है ना, या कोई शिक्षा आपकी हो सकती है। कोई भी शिक्षा हो सकती है, कहानी हो सकती है, गीत हो सकता है, ये सारी चीजें। और ध्यान रखिएगा, भारत में कठपुतली जो है प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, प्राचीन परंपरा है ये, ठीक है ना। इसके अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो आपका प्रथम अस्पष्ट साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य जो है, पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं, लेकिन प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से हमको दिखाई देते हैं। सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ कहा जाए कि कठपुतलियां मिली हैं जो कि सॉकेट से जुड़ी हुई हैं। यह माना जाता है कि यह कला उस समय मौजूद थी, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम बात करें
कि सबसे स्पष्ट साक्ष्य, पहला और स्पष्ट साक्ष्य एवं प्रथम साक्ष्य जो है वो कौन सा माना जाता है? उसके लिए माना जाता है संगम साहित्य की एक किताब है, दक्षिण भारत की संगम साहित्य किताब, और ये महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो शिल्पाधिकारम नामक जो महाकाव्य है इलंगो आदिगल का, उसमें इसके बारे में पहली स्पष्ट जानकारी हम लोगों को मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये आपका पहला स्पष्ट साक्ष्य जिसे हम कह सकते हैं इलंगो आदिगल का शिल्पाधिकारम है, दक्षिण भारत का संगम साहित्य का किताब है। ठीक है ना? तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से आपका साक्ष्य देखा गया है। इसी में अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो कलाकार होता है जो उंगलियों से धागों को संचालित करता है, कलाकार, उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार कहते हैं क्योंकि यह एक तो कठपुतलियों को, ध्यान रखिएगा, कठपुतलियों को धागों से, धागे यानी कि सूत्र से नियंत्रित करता है। ठीक है ना? और यही एक कहानीकार या सूत्रकार भी होता है, यानी कि यही साइड में खड़े होकर के उंगलियों से नचाते हुए कहानी भी सुनाता है। जैसे आपका ईश्वर है, ईश्वर के लिए पूरी पृथ्वी एक रंगमंच है और हम सब उस पर कठपुतलियां हैं। जैसा ईश्वर चाहता है हम लोगों को वैसे ही नचाता है। वह भी एक प्रकार से सूत्रकार ही है, सूत्रधार ही है। और ध्यान रखिएगा, ये जो सूत्र हैं इनको आपने, हम लोगों के धार्मिक साहित्य में इन सूत्रों को धर्म में 3 धागे माने गए हैं। सत, रज और तम के धागे हैं ये धर्म के अंतर्गत, यानी कि सत्यता के, ईमानदारी के, अच्छे गुणों के, रज राजसी गुणों के, और तम मतलब तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के गुण, उनके साथ इसको माना गया है। यानी 3 धागों से ईश्वर हमको संचालित करता है, ये कहा जाता है। क्लियर है? और यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत में यह परंपरा, कठपुतली की भारत में जो परंपरा है, परंपरा यह विविधतापूर्ण है, विविधतापूर्ण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में यह परंपरा एक जैसी नहीं है, पूरे देश में फैली हुई है। लोक कथाओं के साथ यह परंपरा चली आ रही है, यानी विभिन्न प्रकार की कहानियां, विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं को सुनाते हुए यह परंपरा हमारे यहाँ आज भी जीवित है, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से। ठीक है ना? तो इस संदर्भ में देखा जाए तो कठपुतलियों के जो रूप हैं, प्रकार हैं, ये विविधतापूर्ण है, विविधतापूर्ण है। ये कथा और आपकी लोक कथा के साथ संचालित हैं, के साथ संचालित है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार की हैं। 1 धागा, छाया, छड़ और दस्ताना। यानी कुल मिलाकर के कठपुतलियां भारत में 4 प्रकार की मौजूद हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने प्रकार की कठपुतलियां होती हैं? ठीक है ना? निम्न में से कौन कौन सी कठपुतली आपके पाई जाती है और कौन कौन सी नहीं पाई जाती है, या इनमें से कौन कठपुतली का रूप नहीं है, या कौन कौन कठपुतली के रूप हैं, इस तरीके से पाई जा सकती हैं। धागा का मतलब होता है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, धागा का मतलब जिसको धागे से संचालित करते हैं, जिनको धागों से चलाते हैं। एक होती है छाया, यानी कि पर्दे के पीछे से इन कठपुतलियों को चलाया जाता है और रोशनी डाली जाती है, जिससे कि पर्दे पर इसकी छाया दिखाई देती है और ऐसे लगता है जैसे कोई कहानी कह रही हो छाया। यानी कलाकार पर्दे के पीछे से इनको चलाता है, रोशनी के आगे रख करके। यानी पर्दे और रोशनी के बीच में आपकी क्या होती है? कठपुतलियां होती हैं, और उस कठपुतली की जो छाया है रोशनी से होते हुए पर्दे पर आती है, जो हमें दिखाई देती है। यानी कि कलाकार, जो दर्शक होते हैं, वो आगे होते हैं, बीच में पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कठपुतली और उसके पीछे आपकी रोशनी।
इस तरीके से परंपरा चलती है। एक होती है छड़, जिसमें छड़ यानी लकड़ी के माध्यम से, छड़ों के माध्यम से कठपुतली को चलाया जाता है। और एक होती है दस्ताना, हाथ में पहन करके उनको चलाया जाता है, उससे कहानी कही जाती है और कई सारी फिल्मों में आपने देखा भी होगा। तो ये 4 प्रकार की परंपराएं भारत में मौजूद हैं, ध्यान रखना, और इनके अलग अलग नाम हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है आपकी, वो है आपकी धागा कठपुतली, जिसको आप देख रहे हैं ये, यानी कि कठपुतलियों को धागे से बांधा हुआ है, कलाकार उसके ऊपर साइड में बैठ करके इन कठपुतलियों को चलाता है, ऊपर बैठ करके, और नीचे इसका एक चैम्बर बना होता है, यहां कठपुतलियां नाचती गाते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये रही आपकी कठपुतलियां। इनमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कठपुतलियां होती है, कठ मीन्स लकड़ी और पुतली मीन्स पुतलियां, यानी कि लगभग लकड़ियों की बनी होती हैं, ये लकड़ियों से निर्मित होती हैं। ध्यान रखना, लगभग 8 से 9 इंच की, या उससे थोड़ी और बड़ी हो सकती हैं, थोड़ी और बड़ी हो सकती हैं। लगभग सही साइज माना गया है 8 से 9 इंच का, लगभग इतनी बड़ी होती है। ठीक है ना, इनमें ये आपकी बना दी जाती है। इनको रंग बिरंगे कपड़ों से इनको सजाया जाता है, रंग बिरंगे कपड़ों से इनको सजाया जाता है, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं इनके। ठीक है ना, इनको फिर रंगीन पोशाक को ढक दिया जाता है, इनको आभूषण वगैरह जो हैं पहनाए जाते हैं, आभूषण पहना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद कहानियां कही जाती हैं। ठीक है ना, और धागों को हाथों से, पैरों से, सर से इनको धागों को नियंत्रित किया जाता है, खासकर हाथ और पैर इनके धागों के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है ना, और इनके भी कई सारे रूप हैं जो भारत में पाए जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। भारत में कौन कौन से रूप हैं? एक कठपुतली है सबसे ज्यादा फेमस राजस्थान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रही। राजस्थान में आप लोगों ने देखी होगी, इसमें सांप भी चलाए जाते हैं, सपेरा भी होता है, ठीक है ना, और आपके नचने वाली नचनियां भी होती है। ये सब नाचने गाने वाले लोगों की दिखाई जाती हैं उस तरीके से। मैं अभी पिछले साल मैं जयपुर गया था, तो वहां पर मैंने इनके किलों में इस तरह के कलाकारों को देखा भी था, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को ये देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। उसी तरीके से उड़ीसा में इसी प्रकार की जो कठपुतली कला होती है उसे कुंढई कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंढई। कर्नाटक में इसे गोम्बेता कहते हैं, गोम्बेटा कर्नाटक में। और तमिलनाडु में इस कला को कहते हैं बोमलाट, बोमलाट। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं? बोमलाट। ये वहां की आपकी क्या है, तमिलनाडु की अपनी परंपरा है बोमलाट की। ठीक है ना, छड़ धागे के माध्यम से उसको चलाया जाता है, आराम से इसको दिखाया जाता है। तुलनात्मक रूप से ये सबसे भारी होती हैं, ध्यान रखना, ये सबसे भारी और बड़ी होती हैं, भारी और बड़ी होती हैं। लगभग 10 किलोग्राम तक का वजन होता है इनका। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से दूसरी होती है छाया। मैंने क्या कहा था, छाया इस तरह की दिखाई देती है, यानी कि छाया में दर्शक सामने बैठते हैं, फिर पर्दा होता है, पर्दे पर ये रहा, पर्दे के पीछे आपकी क्या होती है? कठपुतली होती है जिन्हें कलाकार चलाता है, और उसके पीछे रोशनी, यानी रोशनी के माध्यम से कठपुतली की छाया पर्दे पर पड़ती है और हमको दिखाई देती है जैसे कोई कहानी चल रही हो। ये देखिएगा आप, एक घर है, ये पेड़ पौधे हैं इस तरह के, और ये 2 लड़के लड़की हैं इस तरह से जैसे चल रहे हो, कहानी कह रहे हो, कोई किस्सा है, कोई कहानी है, इस तरह की सारी चीजें चलती हैं। इसको कहते हैं छाया नाटक, छाया कठपुतली। और छाया कठपुतली तुलनात्मक रूप से यह हल्की होती हैं, ठीक ना, यह मूलतः चमड़े की बनी होती है, जिनको आसानी से संचालित किया जाता है, चमड़े की बनी होती हैं, ठीक है ना, और इन्हें सफेद चित्रपट पर दर्शाया जाता है। चित्रपट बोले तो पर्दा पर दर्शाया जाता है, तभी तो उसकी छाया साफ दिखेगी।
सफेद इसका पूरा का पूरा स्क्रीन होता है और उस पर इसकी रोशनी पड़ती है। उसके बाद ये चलते हैं, चलते फिरते दिखाई देती हैं, ऐसे कि कहानी कह रही है, जैसे हम पिक्चर देख रहे हो सिनेमा का, उस तरीके से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके भी कुछ रूप हैं। तोगालू गोम्बेटा ये कर्नाटक की शैली है, रावण छाया ये उड़ीसा की शैली है, और थालू बोमलाट ये आपके आंध्र प्रदेश की शैली है। ये इसके भी आपके रूप हैं। जैसे आपके धागा थी उसी तरीके की ये रही। ध्यान रखना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, इसमें जो कठपुतली बनी होती है वो हिरन की खाल की बनी होती है, हिरन की खाल की बनी होती है कठपुतली। विशेष तौर पर रावण छाया यह सबसे ज्यादा बेहतरीन है और सबसे ज्यादा प्रचलित है उड़ीसा की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है छड़। छड़ यानी कि लकड़ी या डंडी या किसी के माध्यम से इसको बनाया जाता है, चलाया जाता है, छड़ वाली। इसमें आप देख रहे होंगे ये रही। स्कूल कॉलेजों में बच्चों के लिए तो आपने देखा ही होगा इस तरह की, जिनमें विभिन्न प्रकार की चीज दिखाई जाती हैं, ये रही। ये स्कूलों में आज के प्ले स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल है, नर्सरी केजी, उन बच्चों के लिए बना करके दिखाई जाती है, टीचरों के माध्यम से बच्चों को आकर्षित किया जाता है। उसी तरीके से इनके हाथ पैर बना करके इनको छड़ों के माध्यम से चलाया जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। उसको कहते हैं छड़ कठपुतली। ठीक है ना, छड़ कठपुतली कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, ये दो तरीके के हो सकती हैं, इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक इनकी पर्दे पर इनकी छाया के रूप में, यानी कि एक तरीके से छाया रूप हो सकता है इसका, छड़पुतली का, यानी कि पर्दे के पीछे इसको चलाया जाता है और पर्दे पर ये चलती हुई दिखाई देती है, क्षण के रूप में चलाई जाती हैं। और एक साधारण होती हैं, साधारण तौर पर जो काफी बड़ी होती हैं, और कलाकार जो चलाने वाला होता है वो जमीन के नीचे नीचे बैठ जाता है और ऊपर इनको हाथों से चलाता है, या फिर ऊपर से चला सकता है, कहीं से भी। मूलतः नीचे की तरफ चलाया जाता है और ऊपर दिखाया जाता है, चलते हुए धागों से, उससे छड़ों के माध्यम से उसके हाथों पैरों को चलाते हुए आगे बढ़ाते हुए, इस तरीके से। इसके भी कई सारे रूप हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमपुरी, बिहार की रचना है, बिहार की छड़ कठपुतली का एक रूप है, ध्यान रखना। और यह बनी होती है, यह लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी से निर्मित होती हैं। ओके एवरीबॉडी, किससे बनी होती हैं? लकड़ी से। और ये ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भी जोड़ा नहीं होता, यानी कोई भी पेयर नहीं होता, अकेली होती, एक एक सिंगल सिंगल जैसे इसमें बनी हुई है। ठीक है ना। और लकड़ी के ऊपर उकेर करके फिर इनको रंगीन कपड़ों से, रंगीन कलर से इनको सजाया जाता है, चित्रित किया जाता है उसके ऊपर। और दूसरी इंपॉर्टेंट है पुतुल नाच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पूर्वी भारत में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पूर्वी भारत की परंपरा है। पूर्वी भारत, बंगाल, उड़ीसा, असम के क्षेत्र में चलती है ये। और विशेषकर बंगाल में ये, आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक परंपरा चलती है, लोक परंपरा है बंगाल की, यात्रा। यात्रा के समय इसका विशेष तौर पर उपयोग होता है, यात्रा के समय। ठीक है ना। लगभग 3 से 4 फीट की, 5 फीट की कठपुतलियां होती हैं और उनको चलाया जाता है, दिखाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और पूरी की पूरी एक मंडली बैठी होती है जो विभिन्न प्रकार के गीत, ढोलक, मंजीरे, हारमोनियम, इनके माध्यम से पूरी कहानी कहते हैं, किस्सा सुनाते हैं और इनको चलाते हैं, इनका प्रदर्शन करते हैं। ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? अब आ जाइए इसके बाद में दस्ताना। ये तो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कहीं ना कहीं, रंगीला। याद आ रहा है? कोई कैरेक्टर था रंगीला नाम का, एक मूवी थी जिसमें एक हीरो जो होता है वो इस तरह की कहानी कहता है, हाथ में इस तरह का एक दस्ताना पहना रहता है और उसी से कहानी कहलवाता है, अपनी बात उसके माध्यम से कहलवाता है, आवाज बदल करके। ये उस तरीके से हाथों से इसको चलाया जाता है और आवाज निकाली जाती है,
और ऐसा लगता है जैसे कि वही कह रहा हो। इसको कहते हैं हम दस्ताना कठपुतली। ओके, तो यह हाथ या दस्तानों से, हाथों के माध्यम से संचालित होती है, हाथों के द्वारा संचालित होती है, हाथों के द्वारा, ठीक है ना। इसमें इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कपड़े या चमड़े से होता है, यानी कि जो सॉफ्ट होगा उसी से बनाया जाएगा, तभी तो डिजाइन बनेगी, ठीक है ना। लकड़ी की ना के बराबर होती है, लकड़ी की नहीं होती है। ये कपड़े से बनी होती हैं सारी चीजें, कागज की भी होती हैं, दस्ताने की तरह पहन लिया जाता है, फिर उंगलियों से इनको नचाया जाता है। और यह परंपरा सोचिए पूरे भारत में प्रचलित है, पूरे भारत में जगह जगह दिखाई देती है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन रूप पाया जाता है पावाकुत्थु, केरल में सबसे बेहतरीन रूप है। बेहतरीन रूप आपका पावाकुत्थु के नाम से आपके कहां पाया जाता है? केरल में, उसको पावाकुत्थु कहते हैं। अदरवाइज पूरे देश में दस्ताना कठपुतली के नाम से जाना जाता है। और ये सभी जगह पर थोड़ी बहुत प्रचलित है। अगर ये ना प्रचलित होती तो सोचिएगा बॉलीवुड में आपके इस तरह की चीजें फिल्मों में कहां से दिखाई देती। तो ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, सब जगह पर प्रचलित है। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये सभी प्रकार की सभी चीजें आप क्लियर हो चुकी हैं। और यहां पर जो मैंने टिक किए हैं, जहां पर जो आपको चार्ट बनाया है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सी कठपुतली कहां से बिलोंग करती है। और उनकी जो कोई खास बात है वो मैंने आपको जरूर बता दिया है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। कथकली नृत्य की तरह ये होती है पावाकुत्थु। ठीक, चलिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। कठपुतली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कठपुतली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में मिलता है। नंबर 1, रावण छाया कठपुतली का सबसे नाटकीय और कर्नाटक क्षेत्र में एक लोकप्रिय रूप है। गलत कथन का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और एक, दो, दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें देखा जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कठपुतली का सबसे पुराना लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम है। यह बिल्कुल सही है, इलंगो आदिकल का उपन्यास महाकाव्य जो मैंने आपको बताया था। लेकिन जो रावण छाया कठपुतली का जो रूप है वो कर्नाटक का नहीं है, बल्कि कहां का है? ये उड़ीसा की परंपरा है। ओडिशा की परंपरा है रावण छाया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पता चला आंसर है 2। गलत कथन पूछा गया है, ना कि सही। ये ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो मैचिंग में या फिर उनकी विशेषताओं को लेकर के। ठीक है ना? चलिए, और इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग मुझे यहां पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन कोर्स लेने से पहले MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।